तो आपको बेस्ट क्लास में स्वागत है। स्टार्टिंग करते हैं। नेक्स्ट क्लास ये थर्ड क्लास है पॉलिटी की। इसमें क्या है कि आपको सिखाया जाएगा कि संविधान संशोधन का संशोधन किसके द्वारा होता है। आर्टिकल आपको सबको पता है, तीन प्रकार है इस वैसे तो, और विशेष बहुमत है और साधारण बहुमत है। एक इसमें रहता है 368 में रहता है, आर्टिकल 368। ठीक है, आपको इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं फिर। तो भारतीय संविधान में भी आपको ये पढ़ना है, भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन की व्यवस्था की गई है। इसलिए भारतीय संविधान को लचीला संविधान भी बोलते हैं और कठोर संविधान भी बोलते हैं। कठोर संविधान किस वजह से बोलते हैं, उसमें विशेष बहुमत की वजह से बोलते हैं। और लचीला संविधान इस क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी साधारण बहुमत द्वारा भी पारित कई बहुत सारे जो संशोधन है वो साधारण बहुमत द्वारा पारित किए गए हैं, इस वजह से उसको लचीला भी कहते हैं। तो इस चीज़ को देख लिया। जैसे इसमें लिखा है कि दो प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने बताया, ये ना तो लचीला है ना ही कठोर है, ये दोनों मिश्रण है दोनों का। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाइए संशोधन। अब इसे किस में है, ये भाग 20 में, आर्टिकल कौन से 368 में। ये आपको मैंने अच्छे से बता दिया है हैं। और फिर इसके बाद आ जाइए आप मूल संरचना में। मूल संरचना क्या है कि मूल संरचना में आपको आप दो मूल ढांचे से संबंधित व्यवस्थाएं क्या हैं। तो हमेशा याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि मूल ढांचे में कभी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें नोट्स में क्या लिखा है मैंने कि मूल ढांचे से संबंधित व्यवस्थाओं का संशोधन संसद नहीं कर सकती, क्योंकि मूल ढांचे, आपको ये मूल ढांचा क्या है इसके बारे में भी इस सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वही बताएंगे कि क्या होता है। वो भी समय समय पर, कोई फिक्स परिभाषा नहीं है कि ये मूल ढांचे के अंतर्गत आ जाएंगे हैं। तो जैसे फंडामेंटल राइट है, मूल ढांचा है, और वो प्रस्तावना के कोई महत्वपूर्ण अंग है, वो भी मूल ढांचा है। जैसे आपको केशवानंद भारती केस है, उसमें मूल ढांचे के बारे में बताया गया है कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते आप, बाकी में संशोधन किया जा सकता है। तो इस तरीके से है, केशवानंद भारती आ गया इसमें, ये किससे संबंधित है, ए प्रस्तावना से संबंधित है। तो इस तरीके के ऑप्शन हम बता रहे हैं। और संशोधन प्रक्रिया में क्या है, संशोधन प्रक्रिया में है कि ये क्या बोलते हैं, आरंभ मतलब क्या होता है कि संसद क्या है कि संसद को किसी भी सदन से मतलब होता है कि कहना है कि संशोधन प्रक्रिया किसी भी सदन से स्टार्टिंग हो सकती है। लोकसभा राज्यसभा से स्टार्टिंग कर सकते हैं, किसी भी सदन से हो सकती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि विधेयक मंत्री या गैर मंत्री सदस्य द्वारा पुनः स्थापित कोई भी मंत्री भी विधेयक पारित कर सकता है और गैर मंत्री भी। विधेयक दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है, लेकिन तब यदि क्या है कि दोनों विधेयक से पारित बहुत जरूर होगा तभी पारित माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। और प्रत्येक सदन में अलग अलग जो क्या होता है, प्रत्येक सदन में अलग अलग पारित करना अनिवार्य होता है, क्योंकि पहले लोकसभा के बाद होगा, फिर राज्यसभा में, या राज्यसभा के बाद लोकसभा में, ये दोनों में से किसी में पहले आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पारित दोनों से होना चाहिए और अलग अलग तरीके से होना चाहिए, अलग अलग पारित करना अनिवार्य होगा। फिर उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट है कि दोनों सदनों से पारित होने पर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है, फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं, उसके बाद वो कानून बन जाता है। तो इस तरीके से प्रक्रिया होती है। तो इसमें क्या है कि नोट्स में मैंने कैसे लिखा है कि नोट्स में लिखा है कि राष्ट्रपति फिर सहमति, फिर पुनः विचार के लिए भी राष्ट्रपति भेज सकता है, अपने पास भी रख सकता है, वीटो पावर का उपयोग कर सकता है। तो ये हमने सारी चीज़ें आपको मैंने अपने कॉन्फ्रेंस वीडियो में बताई हैं। फिर उसी प्रकार संशोधन के प्रकार क्या होते हैं। संशोधन के प्रकार में क्या होता है कि संसद के साधारण बहुमत साधारण बहुमत कौन सा है, तो साधारण बहुमत से देखो संसद में उपस्थित द्वारा मतदान द्वारा भी किया जा सकता है, विशेष बहुमत द्वारा किया जा सकता है। ये तीन प्रकार का मैंने बताया, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। ये ठीक है, इस तरीके से होता है विशेष बहुमत। और आधे राज्यों विधानमंडलों की संतुति, मतलब उनका भी सब आपको वोटिंग करवानी है तो उनकी भी अनुमति होनी चाहिए। ये तीन प्रकार का याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इन ये पूछते हैं ज़्यादातर, ये तीन तरीके होना चाहिए संसद के साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के सहमति से। ठीक है, इन तरीकों को संतुति या सहमति, विधानमंडल की सहमति। ठीक है, अब आ जाइए दो बार अनुच्छेद 368 में हुआ था। कौन कौन सा हुआ था, तो ये याद रखो। 24 में संविधान संशोधन 1971 हुआ था और 101वें संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। तो ये आप कमेंट में करो कि ये दोनों मैंने बताए हुए हैं कि कौन कौन से संविधान संशोधन है साधारण बहुमत द्वारा। अब साधारण बहुमत द्वारा क्या है कि साधारण बहुमत द्वारा क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन या सीमा में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन, ये पूरे उसके बारे में है। ठीक है, ये अपन कर सकते हैं तीनों के बारे में। ठीक है, और फिर आ जाइए तो नए राज्यों का प्रवेश हो गया, नए राज्यों का निर्माण हो गया, राज्य विधान परिषद हो गई। उसके बाद आ जाइए आप दूसरी अनुसूची और केंद्र शासित प्रदेश, और पाँचवीं अनुसूची में और छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो ATM स्क्वायर से याद रखना इसे, ATM स्क्वायर। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 राज्य इसमें आते हैं। छठवीं में और पाँचवीं में अपने 10 राज्य आते हैं। तो इनको याद रखना है, अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं दोनों पाँचवीं और छठवीं अनुसूची।
फिर संसद के विशेष बहुमत द्वारा। संसद के विशेष बहुमत क्या है, मतलब यहाँ से तात्पर्य क्या है कि देखो संसद का विशेष बहुमत और बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा। तो ये क्या होता है, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में कोई परिवर्तन करना है, केंद्र राज्य की शक्तियों का विस्तार करना है, सातवीं अनुसूची में कोई, सातवीं अनुसूची क्या है, तो सातवीं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, इनमें कोई परिवर्तन करना है किसी को। जैसे अब कहाँ रक्षा है, तो रक्षा किस में आता है, संघ सूची में आता है। और संवर्ती सूची में क्या आता है, स्वास्थ्य, हेल्थ के, एजुकेशन, शिक्षा, ये आती है संवर्ती सूची में। जिसमें संवर्ती सूची मतलब होता है कि केंद्र और राज्य का संबंध, ठीक है। केंद्र और राज्य में जो मिलकर जो काम करते हैं वो होते हैं संवर्ती सूची में आते हैं। और जो राष्ट्रपति, जो केंद्र का मेन काम होता है, जो केंद्र फोकस करती है वो आते हैं केंद्र में, और जो राज्य द्वारा कई योजना चली जाती है वो राज्य में आती हैं। तो ये शक्तियों का पूरा हस्तांतरण किया हुआ है। फिर उसके बाद सातवीं अनुसूची हो गई कंप्लीट। उसके बाद आ जाइए वस्तु सेवा का, जीएसटी। जीएसटी कौन से, जीएसटी के बहुत हमने पूरा डिटेल से बताया हुआ है, इसके बारे में आप कमेंट में कीजिए जीएसटी किस में संबंधित है। तो ठीक है, आ जाइए जीएसटी के बाद आ जाइए, जीएसटी को हिंदी में बोलते हैं वस्तु और सेवा कर परिषद आयोग, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत द्वारा कौन कौन से अपन क्या कर सकते हैं कि संविधान के ज़्यादातर उपबंध संशोधन विशेष बहुमत द्वारा किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इसका विशेष बहुमत द्वारा है। और उसके बाद क्या है कि प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 मतलब 2/3 बहुमत होना चाहिए, उसे बोलते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत समझ लिया आपने, उसको फोकस रखना है। फिर से बता रहा हूँ, संविधान के ज़्यादातर उपबंधों में संशोधन का विशेष बहुमत का उपयोग किया जाता है। और फिर इसके बाद ये क्या होता है कि प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, तभी विशेष बहुमत उसी को बोलते हैं, ठीक है। और तभी वो जो भी जिसको कानून बनाना चाह रहे हैं तभी वो बनेगा और तभी पारित होगा वो, ठीक है। फिर आ जाइए संशोधन प्रक्रिया की आलोचना क्यों की जाती है। तो आलोचना क्यों की जाती है, तो आलोचना को जरूर पढ़ना है। आलोचना किस वजह से की जाती है कि संसद को संविधायी शक्ति का व्यापक रूप से बहुमत, देखो क्या होता है, संविधायी शक्ति का व्यापक रूप से बहुमत होता है। संसद में बहुमत है कोई भी, तो उन लोगों का व्यापक बहुमत की वजह से होता है। किसी का ऐसे बीजेपी का बहुमत था तो बीजेपी ने बहुत सारे अभी संशोधन किए हैं, तो उसी को बता रहे हैं। फिर आ जाइए नेक्स्ट क्या है, संशोधन प्रक्रिया में शक्ति संसद में निहित होती है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरे कुछ भी करना हो संसद कानून बना सकती है। कार्यपाल का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, तो विधायिका काम कौन करता है, संसद। संसद पूरे कानून का निर्माण करती है, पूरा कानून बनाती है, तो उसको तो संविधान के बड़े भाग को अकेले संसद ही विशेष बहुमत या साधारण बहुमत द्वारा संशोधित करती है। ये आलोचना का उद्देश्य कारण बनता है। और लास्ट कारण क्या है कि संशोधन की प्रक्रिया विधानमंडलीय प्रक्रिया के समान है, तो इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट आप मेंस में भी डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में ग्रेनविल ऑस्टिन, यह काफ़ी विविध गुण वाला है, ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, संविधान की मूल संरचना है क्या है। मैंने जैसे बताया कि संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो उसके संबंधित अपने जो बात वो सुनिए आप, केस कौन कौन से हैं। तो केस कौन है, संकरी प्रसादवाद। तो ये देखो संकरी प्रसादवाद है, तो इसमें क्या है, इसको सुनिए ध्यान से, आपको मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, हाँ ठीक है, आप सही है। तो इसमें संकरी प्रसादवाद 1991 में आया था। ये संसद द्वारा 368 के तहत मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकता, फंडामेंटल राइट को में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एक क्यों आया था, देखो डीपीएसपी और फंडामेंटल में लड़ाई की जाए तो कौन जीतेगा, फंडामेंटल राइट। डीपीएसपी मौलिक कर्तव्य में लड़ाई की जाए तो कौन जीतेंगे, फंडामेंटल राइट्स। मतलब इस तरीके से कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ परिवर्तन करनी होती है तो उस फंडामेंटल राइट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इसको सीधे अपन सुप्रीम कोर्ट में जाकर चुनौती दे सकते हैं, और बाकी चीज़ों को चुनौती नहीं दे सकते। एक फंडामेंटल राइट ही है केवल, इन चीज़ों को याद रखना है। तो मैंने अब इसको याद रखना है फंडामेंटल राइट को, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्या है, गोलकनाथवाद। तो गोलकनाथवाद केस क्या है, 1967 में आया था, एक इससे संबंधित था। तो ये संसद में मौलिक अधिकारों में ना तो कटौती की जाएगी और ना ही मौलिक अधिकारों को वापस ले सकती है। कहने का मतलब सिंपल है कि मौलिक अधिकार इतने में कोई कटौती नहीं की जा सकती कि कोई बोले कि मौलिक अधिकार को थोड़ा कम कर दो, नहीं किया जा सकता। कि कोई बोले कि मौलिक अधिकार को बढ़ा दो, तो बढ़ाने पर भी नहीं किया जा सकता, कम करने पर भी नहीं किया जा सकता। ये गोलकनाथ में आया था, तो ठीक है। फिर इसके बाद आ जाइए 24वें संविधान संशोधन। तो 24वें संविधान संशोधन 1971 में आया था। वो क्या है कि अनुच्छेद 13, तो आर्टिकल 13 क्या है जल्दी कमेंट में बताइए, और अनुच्छेद 368 में संशोधन कर दिया गया, तो ये इसके संबंध में आया था, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद क्या है कि 1973 में आया था ये, और 24वें संविधान संशोधन की वैधता बहाल मतलब कहने का मतलब है 24वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें नया संविधान सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान की मूल संरचना के बारे में था कि मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और मैं बताऊंगा कि मूल संरचना कौन कौन सी होगी। ये केशवानंद भारती केस में आया था, और किसकी वजह से आया था, ये प्रस्तावना की वजह से आया था। मैंने जैसे आपको बताया कि प्रस्तावना आपको मैंने पढ़ाई थी, तब उसमें बताया बीरूवाड़ी संघ आया था, LIC आया था, और केशवानंद आया था। तो उसमें मैंने आपको पिछली क्लास में आप देखोगे तो उसमें कंप्लीट डिटेल से बताया हुआ है। फिर नेक्स्ट आ जाइए कि 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन में क्या है कि आपको मैंने बताया कि अनुच्छेद 368 में संशोधन
एक मिनट। संशोधन को यह कहा गया है कि संसद द्वारा की गई किसी भी संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कहने का मतलब है कि कोई भी संशोधन होगा तो उसकी चुनौती को न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे सकती आप। किसके तहत? 368 में जो संशोधन के तहत कहा गया है कि संसद में द्वारा कोई भी कानून का किसी भी संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन एक चीज़ याद रखना यहाँ पर कि न्यायालय तो क्या होता है, पहले सुप्रीम कोर्ट या लोकसभा या राज्यसभा में कानून बना, उसके बाद क्या आता है कि लोकसभा राज्यसभा में कानून बनने के बाद जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या करता है कि पूरे कानून की समीक्षा करता है। समीक्षा करेगा, उसके बाद फिर जाता है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा, तो राष्ट्रपति के बाद उसके बाद राष्ट्रपति के पास के हस्ताक्षर होने के बाद वो तब कानून का कानून बनता है। तो कानून कब बनेगा मैंने आपको अच्छे से डिटेल से बता दिया है, इस चीज़ को याद रखना आप, ठीक है। इसको समझ गए कि 42वें संशोधन संशोधन द्वारा, अभी मैं एक और बता रहा हूँ, 42वें संशोधन संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कोई 3 चीज़ें जोड़ेंगे, वो कमेंट में करना है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या है, बामन राव बाद 1981। इसमें क्या है कि मूल संरचना के सिद्धांत को मानते हुए कहा है कि यह 24 अप्रैल 1973 के बाद और अधिनियम को संशोधन को पर लागू होगा। कैसे? कहने का मतलब क्या है, देखो 1974 अप्रैल 1974 क्या हुआ था कि बामन राव में कि आपने देखा हुआ है कि 1973 के बाद देखो क्या सिटीजनशिप के ऊपर आया था ये, तो उसमें क्या है, मूल संरचना के सिद्धांत को मानते हुए कहा है कि उन्होंने 24 अप्रैल 1973 के बाद का अधिनियम संशोधन पर लागू होगा, लेकिन उसके बाद नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को ये याद रखना। फिर आ जाइए नेक्स्ट है, मूल संरचना के तत्व क्या है। तो मूल संरचना समझो, मूल संरचना में क्या है, संविधान की सर्वोच्चता होगी, न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, संसदीय प्रणाली हो सकती है। फिर उसके बाद आ जाइए मौलिक अधिकार हैं जो मैंने आपको बताया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की को प्राप्त जो शक्तियाँ वो मूल अधिकार के अंतर्गत आएंगी। ये मूल अधिकार के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है वो बता रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाएगी संविधान की संघीय स्वरूप। संघीय स्वरूप क्या होता है? संघीय स्वरूप का मतलब होता है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संघीय स्वरूप और अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति जिसे बोलते हैं पार्लियामेंटल, तो वो क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति प्रमुख होता है उसमें, और संघीय में क्या होता है कि संघीय में प्रधानमंत्री वास्तव होता है और जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र होता है। तो इसमें ये अंतर होता है। तो संघीयों में और अपना भारत की क्या है, संघीय प्रणाली है, तो इसको याद रखना। इसको समझ गए। फिर नेक्स्ट आ जाइए शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था को मैं आपको बताऊंगा कि शासन व्यवस्था में जहाँ तक होगा वहाँ तक करेंगे, ठीक है। तो शासन व्यवस्था को अपन टॉपिक पढ़ते स्टार्टिंग करते हैं, कहाँ से कहाँ तक है, कार्यपालिका 52 से लेकर 78 तक। इसमें कौन कौन से आते हैं 52 से लेकर 78 तक? तो राष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति आएगा, मंत्रिपरिषद आएगी और अटॉर्नी जनरल, ठीक है। ये अपन को चारों चीज़ आ जाएंगी। कौन कौन से? फिर से अपनों आर्टिकल याद रखना है। आर्टिकल जो पहले कौन से, भाग 5 में कार्यपालिका में कौन कौन आएंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, ठीक है, और मंत्रिपरिषद, फिर और उसके बाद अटॉर्नी जनरल। इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि व्यवस्थापिका में आर्टिकल कौन से कहाँ तक आएगा? व्यवस्थापिका में आर्टिकल आएगा अपना 79 से लेकर 122 122 यहाँ तक याद रखना है, 122 तक, ठीक है। अध्यादेश किस में आता है? अध्यादेश आता है अपना 123 में, इसको याद रखना। ये बहुत आर्टिकल पूछा भी जा सकता है, जैसे MPPSC नॉर्मल PSC दोगे तो उसमें पूछा भी जाएगा, लेकिन आप जो हाई एग्जाम के बाद नॉर्मल एग्जाम भी दोगे तो अध्यादेश को जारी करना पड़ता है। अध्यादेश का आपको जारी होता है, इसके बारे में आपको मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। फिर उसके बाद आ जाइए सर्वोच्च न्यायालय का कहाँ से कहाँ तक है? 124 से लेकर 147 तक, ये याद रखना है। इन्हें एक आर्टिकल याद, फिर से बता रहा हूँ। कार्यपालिका कहाँ तक है? 52 से लेकर 78 तक। उसमें कौन कौन लोग आते हैं? राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, पीएम आता है, मंत्रिपरिषद आती है, अटॉर्नी जनरल आता है। फिर उसके बाद व्यवस्थापिका कहाँ से है? व्यवस्थापिका मतलब 79 से लेकर 122 तक। फिर अध्यादेश 123 में। तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट किसमें आता है? और उसमें सारी शक्तियों, नियुक्ति, सब चीज़ें किसमें आती हैं? 124 से लेकर 147 तक, इसको याद रखना। फिर CAG मतलब होता है नियंत्रक, देखो नियंत्रक एवं महालेखक। इसका काम क्या होता है इसको समझो। CAG मतलब होता है कि जो केंद्र की वित्तीय सिस्टम, मतलब होता है वित्तीय लोक लेखा पद्धति को, मतलब कहने का मतलब सिंपल भाषा में समझो कि लेन देन के जो भी होता है, जितना भी खर्च होता है, जितना भी आता है, उसको पूरी लेखा जोखा करता है कि कितना आया कितना गया, इसके बारे में पूरी इंक्वायरी कौन रखता है? CAG। और राज्य का भी रखता है, ठीक है, कितना राज्य को अपने दिया, कौन से स्टेट को कितना दिया, कितना खर्च हुआ, पूरा डिटेल से रखता है। लेखा जोखा जो भी करता है वो क्या करता है? लेखा मतलब यहाँ से समझ लीजिए, लेखा जोखा जो भी करेगा वो CAG करेगा। CAG कौन सा आर्टिकल में याद रखना है? ये जरूर याद रखना है, पूछा गया है, आप देखना UPSC में भी पूछा गया है। तो 148 से लेकर 151 तक, 148 तक CAG, 148 से लेकर 151 तक, फिर से याद कीजिए। कार्यपालिका 52 से 58 तक, और व्यवस्थापिका 79 से 122, 122, और अध्यादेश 123 मतलब 123। फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय 124 से लेकर 147। फिर उसके बाद आ जाए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से लेकर 151 तक। ये याद हो गया, गुड, वेरी गुड। फिर आ जाइए शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था में क्या करना है?
शासन व्यवस्था को समझिए। शासन व्यवस्था में कौन कौन चीज़ें आ जाती हैं, कौन कौन चीज़ें आ जाती हैं, इस चीज़ को समझिए। शासन व्यवस्था में आ जाएंगे 3 अंग महत्वपूर्ण होते हैं। 3 अंग महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये पूरा देश को चलाते हैं। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, ये पूरा मेन सरकार के मेन 3 अंग हैं, 3 हाथ मान लीजिए। तो अब देखो इसमें क्या होता है कि विधायिका और कार्यपालिका क्या करती है? शासन व्यवस्था दोनों के रिश्तों को बताता है। तो शासन व्यवस्था में क्या होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका। जो कार्यपालिका है जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, इसे बोलते हैं संसदीय। इस चीज़ को याद रखना हमेशा, संसदीय, ठीक है, हमेशा याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने इस सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। जो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और इसी को बोलते हैं संसदीय प्रणाली, ठीक है। और जिसमें कार्यपालिका स्वतंत्र होती है और विधायिका भी स्वतंत्र होती है और न्यायपालिका भी स्वतंत्र होती है। उसे बोलते हैं अध्यक्ष या राष्ट्रपति या पार्लियामेंट्री, तो उसको प्रणाली बोलते हैं। ये अच्छे से याद हो गया, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट। इसमें विधायिका और कार्यपालिका क्या करती है कि राष्ट्रपति व्यवस्था बोलती है। मैंने जैसे बताया आपको राष्ट्रपति व्यवस्था, मैंने आपको ये समझा दिया। और विधायिका और कार्यपालिका जो मिलकर काम करती है बोलते हैं उसे संसदीय व्यवस्था बोलते हैं, जो मैंने अभी अच्छी डिटेल से आपको समझा दिया है, ठीक है। अब इसको समझने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट में क्या है कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद्धति है, याद रखना। अमेरिका में कहाँ पर है? राष्ट्रपति पद्धति। राष्ट्रपति पद्धति में क्या होता है कि स्थिर सरकार होती है। स्थिर सरकार मतलब होता है कि यूएसए में क्या होता है, राष्ट्रपति 4 साल के लिए नियुक्त होता है, 4 साल के लिए नियुक्त होता है। स्थिर सरकार को याद रख लिया। स्थिर सरकार मतलब होता है कि एक इसका विघटन कम होता है, ना के बराबर होता है। क्योंकि विघटन करना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, सिर्फ महाभियोग द्वारा, और कोई तरीका नहीं है हटाने का, ठीक है। क्योंकि वो संविधान का उल्लंघन करेगा तो उसके द्वारा फिर उस पर महाभियोग लगाया जाएगा, उस तरीके से हटेगा। और अपने यहाँ क्या होता है कि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री को यदि बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया तो उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, उस वजह से हट जाएगा। यहाँ आप विश्वास प्रस्ताव नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। इसमें क्या होता है कि विधायिका मतलब हाउस ऑफ रिपिस क्या होते हैं? सीनेट बोल दो। सीनेट मतलब लोकसभा और राज्यसभा। सीनेट मतलब लोकसभा और राज्यसभा होगा, ठीक है। इसमें क्या है कि सीनेट में कितने हैं? 100 सदस्य होते हैं। उसमें होते हैं हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव में होते हैं 245, इसको याद रखना है। जैसे सीनेट में होते हैं 100 सदस्य। अब कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका में राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब पूरी कार्यपालिका का मेन प्रमुख जो विधायिका और कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? इसमें राष्ट्रपति, ठीक है, और इसको याद रखना। और न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। इसमें कुल कितने जज होते हैं? 9 जज होते हैं। ये हो गया अपना राष्ट्रपति का, ठीक है। आपको अब आ जाइए अपना भारत के। भारत में कौन सी संसदीय प्रणाली कहाँ पर है? ब्रिटेन से है। ब्रिटेन में अपन ने ब्रिटेन से ली है। ब्रिटेन मॉडल पर, ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। तो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, इसको याद रखना, ठीक है। और उसके बाद आ जाइए कि इसमें क्या होता है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहेगी। विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा, और लोकसभा में अपने कितने सदस्य हैं? अभी वर्तमान में 543 हैं। और राज्यसभा में कितने हैं? 245 हैं। टोटल कितने सदस्य होगा? 788, ठीक है, 778। फिर आ जाइए कार्यपालिका में क्या होता है कि कार्यपालिका में प्रधानमंत्री प्रमुख होता है और उसमें मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद इसमें 80+ लोगों का लोग होना चाहिए। मंत्रिपरिषद क्या है कि बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। तो बहुमत सिद्ध करेगा कि जिसमें सबसे ज़्यादा बहुमत होगा तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के द्वारा ही बनाया जाएगा। उनमें कॉमन चुनता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है प्रधानमंत्री का, तो इसको होता है। फिर मंत्रिपरिषद के बाद आ जाइए कार्यपालिका के प्रति। कार्यपालिका सरकार में प्रधानमंत्री प्रमुख होता है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर आ जाइए न्यायपालिका अपने यहाँ स्वतंत्र होती है। तो संसदीय में उसमें क्या थी? तीनों चीज़ स्वतंत्र थी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इस यहाँ पर कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है और न्यायपालिका स्वतंत्र है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। संसदीय निपट गया अच्छे से। अब आप यहाँ पर मेंस में लिख सकते हो। अब संसदीय प्रणाली की विशेषताएं देखिए। विशेषताएं सेम है जो मैंने आपको बताई है। संसदीय प्रणाली की विशेषताओं में क्या है कि समुदाय की जिम्मेदारी होती है कि समुदाय मतलब समुदाय की विधायिका के प्रति जिम्मेदारी होती है। 2 कार्यकारी प्रमुख होता है विधायिका, कार्यपालिका जैसे। और बहुमत दल का शासन होता है जिसमें जिसका बहुमत होगा, या गठबंधन का भी होता है जिसमें गठबंधन करके बहुमत सिद्ध करो, या बहुमत कहने का मतलब है कि आप कैसे भी करके बहुमत पारित कर दो उसमें। और उसमें कितना टाइम दिया जाता है मैं कमेंट में बताओ। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है और एक रूपता होता है इसमें, और दोहरी सदस्यता होती है, ठीक है। फिर आ जाइए विधायिका, कार्यपालिका का मिश्रण होता है और गोपनीयता, ठीक है, ये पूरा याद रख लेना। फिर आ जाइए नेक्स्ट। ये व्यवस्था हो गई संसदीय प्रणाली के गुण क्या होते हैं कि गुण में क्या करना है कि सहयोग होता है। कार्यपालिका विधायिका के साथ कार्य करते हैं, दोनों मिलकर हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं। फिर उसके बाद जिम्मेदार सरकार होती है और प्रशासनिक आसानी होता है, मतलब बहुत प्रशासनिक व्यवस्था आसान कर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि वैकल्पिक सरकार तैयार रहती है। प्रतिनिधित्व भी अच्छा खासा होता है इसमें, जनता का प्रतिनिधित्व होता है। इसमें क्या है, जनता प्रमुख होती है, ठीक है। और इसमें अस्थिर सरकार है, लेकिन इसमें दोष पड़ी है, दोष मतलब लॉस। अब इसमें आलोचना क्वेश्चन आएगा कि संसदीय प्रणाली की आलोचना क्या है। तो आलोचना में क्या करना है, अस्थिर सरकार होती है क्योंकि वो बहुमत पारित नहीं कर पाई, अविश्वास प्रस्ताव कर दिया, विपक्ष वालों ने डाल दिया, और अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के बाद वह बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई, तो उसके बाद पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नीतियों का अनिरंतरता। मंत्रिमंडल में तानाशाही होती है, शक्तियों का प्रतिकरण के विरुद्ध होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है
दो शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होता इसमें दो, और अध्यक्षता में क्या होता है, शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है, एक व्यक्ति के पास पहुंच जाती है, राष्ट्रपति के पास। यहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण के विरुद्ध है। ठीक है, फिर आ जाइए अकुशल व्यक्तियों का द्वारा सरकार का संचालन, ये इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट है अपना है कि शासन की अध्यक्षीय प्रणाली, जो मैंने ये कहाँ पर है, मैंने जैसे बताइए यूएसए में है। ठीक है, यूएसए है, उत्तर कोरिया है, मेक्सिको है, इंडोनेशिया है, इन देशों में पाई जाती है। और संसदीय प्रणाली ब्रिटेन है, भारत है, इन देशों में पाई जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाइए, इसमें क्या क्या बताना है, विशेषताएं बताना है। तो इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हो जाएंगी, तो एकल कार्यकारी, स्थिरता अधिक होती है, 4 साल तक कोई कुछ नहीं करेगा, कोई विघटन नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव सीधा दो, मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पर राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव में क्या होता है कि आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ, रुकियो। अरे हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि पूरा देश हिस्सा लेता है, संपूर्ण राष्ट्र द्वारा चुनाव किया जाता है जैसे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पावर किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। और एक यहाँ पर है, मैंने बता दी यूएसए में, इसलिए स्थायी होती है, स्थिरता अच्छी होती है, यहाँ पर विघटन नहीं होता है, विधायकों के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होती, जैसे मैंने समझा दिया था। निचला सदन का विघटन होना ना होना, क्यों होगा, कैसे होगा, विघटन नहीं होती वहाँ पर। उस राजनीतिक विषमता होती है, उस शक्तियों का सशक्त पृथक्करण होता है, और इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति के पास शक्ति का केंद्रीकरण होता है। तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है, इसमें जोड़ लेना, इसमें लिखा नहीं हुआ है, एक पर पर्सन पावर। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति के पास ज़्यादा पावर होती है। फिर आ जाइए नेक्स्ट है कितना, हाँ बस 6 मिनट की और बता रहा हूँ, फिर उसके बाद ख़त्म करते हैं। शासन की अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली, अब जो अपने यहाँ ज़्यादातर इसको बोलते हैं कि ये अपने यहाँ पर है, ये क्या होता है कि दोहरी कार्यकारी प्रणाली होती है इसमें। तो इसमें राष्ट्रपति भी होता है, इसमें प्रधानमंत्री भी होता है, ये विधायिका के प्रति जवाबदेही होता है, प्रधानमंत्री वो होता है कि, एक मिनट होना, लोकप्रिय वैधता होती है इसकी, लोकप्रिय अपने यहाँ ज़्यादातर इसी को बोलते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए, अपूरक भूमिका होती है, शक्तियों का बंटवारा होता है, जैसे उत्तर कोरिया और पुर्तगाल में उत्तर कोरिया और पुर्तगाल में ये अपनी अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है, अब इसको याद हो गया। और भारत में अब दो ये मैन है, इसको जरूरी करना जरूरी है। तो इसको याद करना क्यों जरूरी है कि दो, भारत संसदीय प्रणाली है, गणतंत्र है, और ब्रिटेन में राजतंत्र है, ये याद रखना है। ये किससे कर रहे हैं अपन, ब्रिटेन से और भारत से हो रही है, सिंपल, इसको याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद संविधान संप्रभुता है, यहाँ पर संसद की संप्रभुता को मानते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा होती है, यहाँ पर केवल निचला सदन और होता है कि, ठीक है, इसमें गैर संसद सदस्य भी भाग लेते हैं, वो उनको 6 महीने का टाइम दिया जाता है, यदि नहीं कर पाए तो उसे बाद में त्यागपत्र देना पड़ता है। इसमें केवल संसद ही सदस्य मंत्री बन सकते हैं, केवल के संसद के सदस्य मंत्री होते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। हो गया आज के लिए, बस थोड़ा और रह गया, इतना ही कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए, इसमें मंत्री की कानूनी जिम्मेदारी नहीं है, इसमें यहाँ पर कानूनी जिम्मेदारी होती है, नियम कानून होता है। यहाँ पर भारत में ऐसा नहीं है, इसलिए तो भ्रष्टाचार ज़्यादा फैला हुआ है, इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन यहाँ पर छाया कैबिनेट होता है जिसमें, ठीक है, अपन यहाँ शैडो कैबिनेट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, फिर इसको अपन कल पढ़ेंगे संसद को। थैंक यू क्लास देखने के लिए, इसे कल करेंगे। और ऐसी क्लास को देखने के लिए आपको पहले पिछली क्लास चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ऐसी क्लास देखने के लिए। और दूसरा है कि आपको पॉलिटी अच्छी करनी है तो पहली वाली क्लास भी देखना है, उसकी पूरी जितनी जिसके इसके बाद जितनी भी क्लासें बनेंगी उनको भी देखना जरूरी है। इस तरीके से आपको यहाँ से कंप्लीट पॉलिटी कंप्लीट करा दी जाएगी। इसमें मेंस और प्रीलिम्स दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, और इनकी गारंटी दे रहा हूँ मैं, इनसे बाहर नहीं जाएगा क्लास से। और दूसरी एक चीज़ और, तो मैं PYQ भी लगा के देख लेना, PYQ सारे सॉल्व हो गए। थैंक यू।